इनहाइलेटर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि इनहाइलेटर्स की टीम जो है सारे के सारे स्क्रल्स क्वीन को डिस्ट्रॉय करने के बाद उनको ये बात पता चलती है कि किस तरीके से इस ब्लैक सन के आने की वजह से इस पूरी की पूरी यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ चुका है। और अब इस बैलेंस को ठीक करने के लिए उनको जो है लिम्बो डायमेंशन के अंदर जाके रेथ वर्ल्ड को वापसी निकाल के इस यूनिवर्स के अंदर लाना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो ये पूरा का पूरा ब्लैक सन ग्लैडोर के सन को कंज्यूम करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और इससे बहुत ज़्यादा जानें जा सकती हैं। तो इसलिए सिल्वर सर्फर और उसकी पूरी की पूरी टीम जो है यहाँ पे लिम्बो डायमेंशन के अंदर जाते हैं, लेकिन तब जाके वहाँ पे उनके सामने एक नया खतरा यानी कि इमोर्टस आ चुका है अपनी आर्मी के साथ। वहीं पे हम अगर दूसरी तरफ शिफ्ट हो डॉक्टर ड्रेड के पास, तो हमें यहाँ पे ये बात रिवील की जाती है कि दरअसल वो पावरफुल बीइंग दरअसल डॉक्टर ड्रेड था ही नहीं, बल्कि वो शुरू से ही एक स्क्रल था जो कि इस पूरे के पूरे स्क्रल एम्पायर को रीस्टोर करने के अंदर लगा हुआ है, जो कि सीक्रेट इन्विजन के पूरे मेगा इवेंट के अंदर डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो अब आगे तो आज की हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली वेंडल वोंग यानी कि क्वेज़ार के साथ होती है, जो कि आज हमें ये पूरी की पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है। और वो बताता है कि कोई भी चीज़ बिना किसी रीज़न के नहीं होती है। एंड टर्न्स आउट कि हमें पता चला कि इस बार का जो रीज़न था वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, जो था सर्वाइवल बाय एनी मीन्स। बैक इन द डे स्क्रल एम्पायर जो है इस यूनिवर्स के अंदर होने वाले सारे के सारे एम्पायर्स में से सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट एम्पायर माना जाता था। उनके पास ऐसी ज़बरदस्त तरीके की एडवांस नॉलेज थी, चाहे वो साइंस के रिलेटेड हो या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही क्यों ना हो, जिसकी मदद से उन्होंने अपने बहुत ही बड़े किंगडम को खड़ा किया था। लेकिन उनके दरमियान कुछ ऐसे एकेडमिक्स और स्कॉलर्स मौजूद थे जो कि पुराने तरीकों के ऊपर विश्वास ज़्यादा किया करते थे। स्कॉलर्स जिनमें क्लोबोक नाम शामिल है, जो कि स्टडी ऑफ अरकान और ट्रेडिशनल सॉसरी वगैरह के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिलीव किया करता था। और ये वो तौर तरीके हैं जिनके ऊपर स्क्रल्स के लोग बहुत पहले विश्वास किया करते थे, लेकिन अब वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ज़्यादा माना करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी स्कॉलर क्लोबोक जो था वो अपने सारे के सारे ट्रेडिशनल मैजिक को ज़्यादा यूज़ करना पसंद करता था। लेकिन क्लोबोक क्योंकि अपने इन सारे के सारे तरीकों पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था, लेकिन जब स्क्रल्स के दूसरे लोगों को ये बात पता चली जो कि साइंस के अंदर बिलीव करते थे कि यहाँ पे अभी भी मैजिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसको स्क्रल की कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया था। क्लोबोक को एग्जाइल करके एक बहुत ही हार्ड लेबर का हिस्सा बनाया गया था, जो कि उनकी एक पैनल कॉलोनी का हिस्सा था, जहाँ पे वो नए नए वर्ल्ड्स को डिस्कवर करके उसको रहने के काबिल बनाने का काम किया करते थे। ऑल्दो ये बात तो मानने वाली है कि यहाँ पे जो कोई भी वो काम कर रहा था वो काफ़ी ज़्यादा टफ किस्म के थे, लेकिन क्योंकि वो अपने स्क्रल के होम वर्ल्ड के ऊपर मौजूद नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि जब गैलेक्टस स्क्रल के होम वर्ल्ड के ऊपर उसको डिवॉयर करने के लिए आया था, तो वो वहाँ पे उस वक्त मौजूद नहीं था और वो जिंदा बच गया था। क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट है जिसको इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और साइंस भी जो है वो प्रिवेंट ना कर सके स्क्रल के लोगों की। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रोक के बताना चाहूँगा फॉर द साइड ट्रैक, जिन लोगों को नहीं पता कि बहुत पहले यानी कि कुछ सालों पहले जो है स्क्रल के पूरे एम्पायर का जो उनका होम वर्ल्ड था, यानी जो उनका पूरी की पूरी पावर सोर्स थी जहाँ से सारी की सारी चीज़ें वो कंट्रोल करते थे यूनिवर्स की, उसी को आगे गैलेक्टस ने डिस्ट्रॉय करके कंज्यूम कर लिया था। और इसी वजह से जो स्क्रल्स थे वो इधर से उधर यूनिवर्सेस के अंदर भटक रहे थे। और फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पे स्क्रल के पूरे एम्पायर के होम वर्ल्ड को जब से डिस्ट्रॉय किया गया, तो स्क्रल एम्पायर डाउन हिल ऑलरेडी जाना शुरू हो चुका था। लेकिन स्क्रल जो है वो कोई एक वर्ल्ड नहीं था, बल्कि एक एम्पायर था जिसके अंदर अलग अलग वर्ल्ड्स मौजूद थे, और बाकी के स्क्रल्स अपने दूसरे वर्ल्ड्स के ऊपर चले गए थे और वहाँ पे बसने की कोशिश कर रहे थे और उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांस चीज़ें कर ही रहे थे। लेकिन तभी हमारे सामने वक्त आता है इनहाइलेशन वॉर का, जहाँ पे इनहाइलस नाम के खतरनाक किस्म का विलन आया था, जिसके अपनी ज़बरदस्त तरीके की फोर्स की मदद से सारी की सारी नॉन यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का फैसला किया था। और उसकी ये पूरी की पूरी वेव कहलाई थी इनहाइलेशन वेव। और जब इनहाइलेशन वेव स्क्रल के दूसरे होम वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी, तो उसमें उनकी वो पैनल कॉलोनी भी मौजूद थी। और जैसा कि ये पूरा का पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हुआ, तो इसके डिस्ट्रॉय होने के बाद क्लोबोक को मौका मिला वहाँ से एस्केप करने का। वो इस बात को जानता था कि उसकी पूरी की पूरी स्पीशीज़ बहुत जल्द जो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, चाहे वो साइंस के ऊपर कितना भी रिलाई करने की कोशिश क्यों ना करें, वो उनको इस मैटर के अंदर फेल ज़रूर करेगी। तो इसलिए क्लोबोक जैसा कि पहले भी जो है सॉसरी के अंदर ज़्यादा बिलीव करता था, वो दोबारा से अपनी उन्हीं स्टडीज़ के अंदर वापसी लौट गया। इन पर्टिकुलर उसने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करना शुरू करी और उसको तब जाके ये बात पता चली कि स्क्रल के अंदर उनकी एक ऑफ शूट ब्रांच भी है जिसको डायर रेड्स के नाम से जाना जाता है, जो कि दरअसल इनके अर्ली पीपल में से हैं। और उनको बैनिश इसी वजह से किया गया था काफ़ी सालों पहले, क्योंकि वो सॉसरस वेज को इस्तेमाल किया करते थे, जो कि स्क्रल के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। क्लोबोक ने उन्हीं सारी की सारी डायर रेड की नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके के री इनकारनेशन और एक नया जिस्म बनाया अपने लिए, जिसको उसने नाम दिया ड्रेड के नाम से। और क्लोबोक ने जब उसको वापस से जिंदा करा, तो उससे सारे उसके तौर तरीके, मैजिक और उसकी खुद की आइडेंटिटी को कॉपी करने के अंदर कोई कसर ना छोड़ी।
और उसके बाद से क्लोबोक इतने सालों से डॉक्टर ड्रेड की आइडेंटिटी लेके उन्हीं के लोगों के अंदर घुल मिल गया था ताकि वो अपने लोगों को बचाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ सके। लेकिन जब ये सब कुछ चल रहा था बाय देन स्क्रल्स इस वक्त जो है सच में एक बहुत ही बड़ी मदद की ज़रूरत के अंदर थे, क्योंकि ये वो वक्त है जब सीक्रेट इन्वेजन का टाइम था और उनको बहुत ही बुरे तरीके से डिफीट कर दिया गया था अर्थ के ऊपर। उनकी जो क्वीन थी जो कि इस पूरी की पूरी सीक्रेट इन्वेजन को लीड कर रही थी उसको असैसिनेट कर दिया गया, उनकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ्लीट को ऑब्लेरिएट कर दिया गया और वो एक बहुत ही बड़े शिकस्त का शिकार बने। क्लोबोक ने इस बात को रियलाइज कर लिया था कि अब इस यूनिवर्स के अंदर ज़्यादा स्क्रल्स बचे नहीं हैं और अब उनको बचाने की सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण है और वो ही डार्क तरीके हैं जो कि वो पहले जुटला चुके हैं। वो उसी सॉर्सरी का इस्तेमाल करेंगे जो कि उनके कजन्स द डायर रेज जो हैं उसके अंदर मास्टर कर चुके हैं। तब जाके क्लोबोक ने उस रानी से कांटेक्ट करा जो कि बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट थी अपने आप को और अपने लोगों को आज़ाद करवाने के लिए, जिसको वॉक्स के नाम से हमने भी देखा ही है, क्योंकि उसके पूरे के पूरे किंगडम को बैनिश करके लिम्बो डायमेंशन के अंदर काफ़ी सदियों से भेजा हुआ है। तो इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा एंशियस थी कि उसको कोई भी किसी भी किस्म की कोई ऑफर देगा आज़ादी की तो वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। जैसा कि ड्रेड जो कि असल में क्लोबोक था उसने अपनी इस पूरे के पूरे ग्रैंड स्कीम को जो है मोशन में लाना शुरू करा और वो इस बात को जानता था कि चाहे इसका रिजल्ट कुछ भी हो, इन दी एंड इस बात की गारंटी ज़रूर मिलेगी कि स्क्रल एम्पायर अपनी पुरानी पावर को रिस्टोर ज़रूर कर लेगा। ऑफ कोर्स हमें ये बातें उस वक्त नहीं पता थी जब ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि उस वक्त हम रैथ वर्ल्ड के ऊपर कैद थे जो कि लिम्बो डायमेंशन के अंदर मौजूद है और हम उस वक्त इमोर्टल्स की ज़बरदस्त तरीके की आर्मी ऑफ एजिस से लड़ रहे थे। हमसे मेरा मतलब है इनहाइलेटर्स, जो कि इस गैलेक्सी के अंदर होने वाली ब्रांड न्यू एक सुपर हीरो टीम है जो कि कंसिस्ट करती है हैवी हिटर से, जिसके अंदर सिल्वर सर्फर, रोलन द एक्यूजर, बीटा रे बिल, ग्लैडिएटर, इकॉन द स्पेस नाइट और मैं यानी कि वेंडल वोंग जिसको क्वेज़ार के नाम से भी दुनिया जानती है। मेरे क्वांटम बैंड्स मुझे बता देते हैं इस यूनिवर्स के अंदर होने वाला वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स, और जब मैं इन सारे के सारे लोगों के अराउंड होता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ इस यूनिवर्स के अंदर इतना ज़्यादा पावरफुल। जब मैं इनके साथ लड़ रहा होता हूँ तो ये मुझे याद दिलाते हैं कि मेरी सारी की सारी शक्तियाँ इन बैंड्स के अंदर हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि देखा जाए तो मैं तो सिर्फ एक आम सा इंसान हूँ जो कि अर्थ से आया है। क्या तुम्हें वो एनहाइलेशन वॉर याद है जिसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले तुम्हें बताया था? हाँ वही वार, उसके अंदर मेरी दरअसल मौत हो गई थी, लेकिन क्वांटम बैंड्स की पावर ने मुझे रीस्टोर कर दिया। लेकिन उसके बाद से ही मैं अपने कॉन्फिडेंस को खो चुका था, मुझे अपने ऊपर ज़रा विश्वास नहीं था कि मैं ये सब चीज़ें कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन ज़रा इनकी तरफ देखो, यहाँ पर रोनन को देखो जिसके पास इतनी शक्तियाँ भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो कितना बैडहैस तरीके से यहाँ पे लड़ रहा है। इनको देख के मुझे एहसास होता है कि शायद मैं इनके साथ अगर सारी ज़िंदगी भी अपनी गुजार दूँ तो उसके बावजूद भी शायद मैं इनको हमेशा ऐसे ही लेट डाउन करते हुए आऊँगा ही। लेकिन इसी तरह हम उसी फाइट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ रोनन अपने हैमर से सबको उठा के फेंक रहा होता है और कहता है, मुझे इस बात पे ज़रा विश्वास नहीं हो रहा सरफर के तुम मुझे किस चीज़ में घसीट के ले आए हो। मैं अपनी जान को दांव पर लगा के अपने दुश्मन की जान को बचा रहा हूँ, वो भी इन स्कम डायर रेट्स को। तो वहीं से डायर रेट की क्वीन बोलती है, अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ से छोड़ के चले जाओ, हमें मरने के लिए छोड़ दो क्री, हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। लेकिन वहीं से एक और आती और कहती है, मैं इस बात को तो मानूंगी ज़रूर रेड क्वीन कि तुम हमारी जो हो एक जानी दुश्मन थी, लेकिन आज सरफर ने हमें जो है तुम्हें एक नई नज़रिए से दिखाने की उम्मीद करी है और स्पेस नाइट का काम यही है कि उसको इनोसेंट्स को डिफेंड करना है। इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारे दुश्मन हैं या हमारे दोस्त हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वहीं से बेटा रेबिल चिल्लाता है, ग्लैडिएटर क्या तुमने टेम्पस को डिफेट करने की कोई स्ट्रेटजी सोची है? तो ग्लैडिएटर बोलता है कि हमें इसके ऊपर एक साथ मिल के एक ही वक्त में अटैक करना होगा। सरफर क्या तुम इंजर्ड हो? मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, हमें टेम्पस को यहाँ से ड्राइव बैक करना ही होगा। और वहीं से ग्लैडिएटर चिल्लाता है कि क्वेज़ार इस पूरे के पूरे जायंट को कंटेन करो और हमें सरफर को इस पूरे के पूरे भीड़ से निकालना होगा, हमें एक साथ मिल के लड़ना होगा। और क्वेज़ार वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके का ब्लास्ट मारता है उसके ऊपर और कहता है, मैं ये करने पे लग चुका हूँ ग्लैडिएटर, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेज़ार वहाँ पे अपना दिमाग चलाता है और वो सोचता है कि अगर वो यहाँ पे इस मोटर्स की आर्मी से लड़ते रहे जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी तो ये फाइट कभी रुकने का नाम नहीं लेगी। अगर उनको इस फाइट को रोकना है तो अपना दिमाग चलाना होगा। तो अगले पल अब देखते हैं कि बेसिकली क्वेज़ार यहाँ से उड़ता हुआ सीधा इमोर्टल्स की तरफ जाता और कहता है, इमोर्टल्स लॉर्ड ऑफ टाइम, अपनी आर्मीज को वापसी बुला लो। शायद तुम्हारी नज़र में हम 6 ही यहाँ पे लोग हैं, लेकिन तुम्हें यह बात भी ज़रूर पता होगी कि हम 6 कितने ज़्यादा पावरफुल है और हम क्या क्या कर सकते हैं। ये बैटल जब तक चलेगी यहाँ पे तुम्हारी इस पूरी की पूरी रेलम के अंदर इतना ज़्यादा डैमेज हम करके जाएंगे कि तुम उसको शायद कभी रिपेयर भी ना कर पाओ। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? अगर तुम इसी तरह इस फाइट को करते रहे तो हम चुपचाप यहाँ पे हार नहीं मानने वाले हैं। तुम इस बात को जानते हो कि अगर हमने अपने सारे की सारी पावर्स को कट लूज कर दिया तो हम इस पूरे के पूरे लिम्बो डायमेंशन के टाइम एंड स्पेस को भी चीर सकते हैं अपनी पावर्स के जरिए। तो इमोर्टल्स बोलता है कि तुम्हारे ये बेकार से थ्रेड मुझे कोई फर्क नहीं पहुंचाते हैं। हाँ मानता हूँ कि तुम एनाइलेटर्स काफ़ी ज़्यादा फॉर्मिडेबल हो, लेकिन तुम इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हो वहाँ पे तुम्हारी पावर्स कुछ ज़्यादा कारनामा नहीं लेकर आ सकती हैं। हाउएवर मैं अपनी पूरी की पूरी एसेट को तुम्हारे ऊपर सस्पेंड ज़रूर कर दूंगा। तो क्वेज़ार पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे कोई डील करना चाहते हो?
तो इमोर्टस बोलता है कि हाँ यही समझ लो, मैं तुम्हारी डेस्टिनी के साथ एक डील करना चाहता हूँ। जब तुम इतनी देर यहाँ लड़ रहे थे तो मैंने तुम्हें एनालाइज करा वेंडल वॉन्ग, और मैंने तुम्हारी सिर्फ इस मोमेंट को नहीं बल्कि तुम्हारे पास्ट और तुम्हारे फ्यूचर इटरेशंस को भी देखा इस पूरी की पूरी टाइम स्ट्रीम के अंदर कि तुम आगे जाके क्या करने वाले हो। और मैं इसी नतीजे में पहुंचा कि तुम्हें वेंडल वॉन्ग आगे जीना ही होगा। अभी के लिए तुम्हारा जीना जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में कुछ ऐसे होने वाला है जिसके लिए इन सबको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, और वो भी बहुत जल्द। और अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सारी की सारी आर्मीज जो होती है वो गायब हो जाती है, और वहीं से कोयदार आता है और कहता है कि मोटस ने हमें यहाँ से जाने का मौका दिया है। तो बीटा रे बिल बोलता है कि क्या मतलब, उसने तुमसे क्या कहा। तो वहीं से सर्फर बोलता है कहीं तुमने उससे कोई डील वगैरह तो नहीं कर ली है। तो कोयदार बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसने मुझसे बस ये कहा कि मेरी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है, मेरी ज़िंदगी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट होना बाकी है और वो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहीं से रोनन बोलता है लेकिन आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना स्पेशल बना देती है। तो वहीं से वो कहता है कि आई विश एक्यूजर के मुझे इस बारे में पता होता, लेकिन मेरे ख्याल से भी हमारे पास इन सारी की सारी बातों को सोचने का वक्त नहीं है। इमोर्टस ने हमें रेथ वर्ल्ड को यहाँ से निकालने का मौका दिया है, तो हमें अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए वही करना चाहिए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमें फ्यूचर की तरफ एक छोटा सा हिंट मिल गया है कि किस तरीके से क्विज़ार जो है वो फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इमोर्टस ने इसी वजह से उसको जिंदा छोड़ दिया है। और उसी तरह हम यहाँ से ग्लेडोर के पूरे स्पेस के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे सर्फर बोलता है कि मैंने अपनी सारी की सारी पावर कॉस्मिक का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंस है उसको नेगेट करने की कोशिश करी है। रेथ वर्ल्ड जो है वो अपने हार्मोनियस ऑर्बिटल के साथ आ चुका है ग्लेडोर के साथ। तो क्विज़ार बोलता है कि हाँ हम लोग इसको अपने ऑर्बिट के अंदर तो ले आए हैं, लेकिन अब यहाँ के पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ को जो हैंडल करना वो इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। लेकिन वहीं से अगले पर आवाज़ आती है कि सर्फर क्विज़ार फौरन से सरफेस के ऊपर पहुंचो। अचानक से स्ट्रक्चर आउट ऑफ नोवेयर हमारे सामने आ चुका है, और हम देखते हैं कि उस स्ट्रक्चर के ऊपर कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे क्लोबोक मौजूद होता है, यानी कि डॉक्टर ड्रेड भी आप जिसको जानते हैं। और वहीं से वो कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया एनाहिलेटर्स कि तुम लोगों ने आखिरकार मेरे रेथ वर्ल्ड को वापसी इस मटेरियल यूनिवर्स के अंदर लेकर ही आ गए, जो कि मैं इतने टाइम से करना चाहता था। और क्विज़ार बोलता है कि जरा एक मिनट, क्या ये एक स्क्रल है? और वहीं से रॉन बोलता है कि जरा ऊपर की तरफ देखो, वो अपने रेथ के मैजिक्स को दोबारा से अनलीश कर रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे खतरनाक किस्म के जो डेड विंग्स होते हैं वो दोबारा से आ जाते हैं, और इकॉन बोलती है कि हमें फौरन से इनसे मुकाबला करना ही होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि क्लोबोक यहाँ पे रेथ क्वीन को पकड़ता और कहता है मेरी डियर वोलेक्स, तुम और हम तकरीबन एक जैसे ही हैं। हमारी जीन्स को अगर देखा जाए तो वो एक ही चीज़ से मिलके बने हैं, बस हमारे तौर तरीके बहुत ज़्यादा अलग हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ पूरी की पूरी तुम्हारी रेस को जो हूँ उसी स्पीशीज़ के अंदर बदलने वाला हूँ दोबारा से, जो कि स्क्रल का एक नया रूप होने वाले हैं। स्क्रल एम्पायर का अब नया वक्त शुरू होने जा रहा है और उस पूरे के पूरे एम्पायर को हम लीड करेंगे। और अगले पल हम देखते हैं कि क्लोबोक बेसिकली यहाँ पे डायर रेथ के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको अपनी ही तरह बदलने की कोशिश कर रहा है, यानी कि एक नए रूप के अंदर। और वहीं से क्विज़ार उड़ता रहा था और कहता है कि ओके, मेरे ख्याल से बातचीत वगैरह बहुत हो चुकी है, अब इसको रोकने का वक्त आ ही गया है। और इसी तरह वहाँ पे सारे के सारे एनाहिलेटर्स बेसिकली वहाँ पे सारी की सारी फोर्सेस से बहुत ही शानदार तरीके से मुकाबला कर रहे होते हैं। अब मैं यहाँ पे लिटरली आपको बताना चाहूँगा कि यार ये जो टीम है ये इतनी ज़्यादा ओवर पावर्ड है जिसको मैं अल्फाजों के अंदर बयान नहीं कर सकता हूँ। इसका एक ही मेंबर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो खुद अपने अंदर एक डिजर्व करता है पूरी की पूरी स्टोरी, लेकिन इन सारे मेंबर्स को एक टीम के अंदर डाल के दिखाना ये इस कॉमिक की भी बस की बात नहीं है। और अगले पल हम देखते हैं कि डॉक्टर ड्रेड बोलता है तो क्या आप तुम सब लोग तैयार हो चुके हो मेरे इस फाइनल स्पेल के लिए? लेकिन वहीं से पूरी की पूरी एनाहिलेटर सामने आती है और वहीं से ग्लैडिएटर कहता है इस स्पेल को फौरन अभी इसी वक्त तोड़ दो, वरना हम तुम्हें तोड़ के रख देंगे। रियली तुम्हें क्या ऐसा ही लगता है कि मैंने इतनी ज़्यादा प्लानिंग, इतनी ज़्यादा इंतजार सिर्फ इसीलिए कर रहा था कि मैं तुम्हारे कहने के ऊपर हार मान जाऊँ? और अगले पल हम देखते हैं कि एक क्लोबोक वहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके का बाइंडिंग स्मेल बांधता है जिससे वो सारे के सारे एनाहिलेटर्स को कैद करने की कोशिश करता है। और वहीं से बेटा रिबिल बोलता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि ड्रेड का सारा ध्यान हमारे ऊपर आ रहा है, ऐसा ही रहना चाहिए ताकि हम उसको बिजी रख सकें। तो ड्रेड बोलता है कि बिजी, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? और अगले ही पर हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो रेथ क्वीन थी वो अपने उसी टेंटिकल को निकाल के सीधा उसके दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश करती है और कहती है हाँ वो तुम्हें बस इतना टाइम के लिए बिजी रखना चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसने के लिए एक मौका मिल सके, सिर्फ एक इंस्टेंट जिसके अंदर मैं तुम्हारे दिमाग को खाली कर सकती हूँ, सिर्फ इतना सा एक मौका कि मैं तुम्हें सीज कर सकूं। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली रेथ क्वीन जो होती है यहाँ पे अपने उस टेंटिकल की मदद से क्लोबोक के सारे दिमाग को पढ़ना शुरू कर देती है और उसको पागल करना शुरू कर देती है उसके थॉट्स को बदल के। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जोरदार जबरदस्त तरीके का धमाका होता है, और जब वो धमाका ठंडा होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ से सब कुछ गायब हो चुका है, यानी कि वहाँ से ड्रेड गायब हो गया है, पूरा स्ट्रक्चर गायब हो गया है और रेथ क्वीन का नामो निशान नहीं, लेकिन उसकी जो पूरी की पूरी रेस है वो बेसिकली अब आज़ाद हो चुकी है। और सर्फर बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ तो कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन स्पेल जो कि हमारे ऊपर कास्ट किया गया था वो रिलीज हो गया है, जिसकी वजह से इस पूरी की पूरी यूनिवर्स में फैल रही है उसकी एनर्जीज और सब कुछ बर्बाद कर रही हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ के दोनों सूरज हैं वो एक दूसरे को कंज्यूम करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। और वैसे क्विज़ार बोलता है लेकिन आखिरकार अब हम इस पूरे के पूरे सन को सुपरनोवा होने से कैसे बचा सकते हैं सर्फर, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? तो सर्फर बोलता है कि परहैप्स अगर हम अपनी रिस्पेक्टिव एनर्जीज को कंबाइन करें एक साथ
क्वांटम, कॉस्मिक और यूनिवर्सल, तो शायद हम जाके तब कुछ कर ही सकते हैं। मेरे पीछे पीछे आओ, हमें इस ब्लैक सन के हार्ट के अंदर जाना ही होगा। रॉनन, मैं अपनी जो कॉस्मिक अवेयरनेस को इस्तेमाल करूंगा ताकि पता लगा सकूं कि हमें कहां पे अपनी एनर्जीज को मैनिपुलेट करवाना है, और तुम अपने हैमर का इस्तेमाल करके उन कॉस्मिक एनर्जीज को मैनिपुलेट करना। क्वेज़ार, तुम यहाँ पे हमें जो पावर सोर्स देने का काम करोगे। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली तीनों के तीनों हीरोज मिलके एक पूरे के पूरे सुपरनोवा होने से बचा रहे हैं, जो कि लिटरली एक बहुत ही बड़ा फीट है। यानी कि आपस में जो दो सन्स मिल चुके थे उनको दोबारा से अलग कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे इन सब के एंड में दरअसल कुछ नया हमें सामने देखने को मिलता है, जहाँ हम देखते हैं कि बेसिकली अब इस पूरे के पूरे स्पेस के अंदर दो सन आ चुके हैं, जहाँ पे एक सन ग्लेडोर का जो कि नॉर्मल सन है, और एक ब्लैक स्टार जो कि दरअसल इंटायर रेस का है। जिसका मतलब ये है, अब सिल्वर सर्फर बताता है, जिसका मतलब ये है कि अब डायर रेत आज़ाद हो चुकी है और उनकी दुनिया भी इस लिम्बो से बाहर आ चुकी है। तो उसको और ग्लेडोर को दोनों को अब एक साथ ही रहना होगा, अपने आपस के ऑर्बिट्स में एक साथ। और वहीं से एकॉन बोलती कि आखिरकार तुमने ये क्या किया है सरफर, तुमने हम दोनों के सूरजों को मिला दिया, तुमने हम दोनों के ऑर्बिट्स को शेयर कर दिया है, हम लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन और हम दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा। तो सरफर बोलता है कि तुम इस बात को पहले से जानती है एकॉन, कि तुम लोगों की किस्मत तो पहले से ही जुड़ी हुई है, और अगर हमें इस यूनिवर्स के अंदर बैलेंस को अचीव करना है तो सिर्फ उसका यही एक तरीका है, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं था जिसके जरिए हम सब कुछ स्टेबलाइज कर सकें। समटाइम्स इनहाइलेशन जो है हर चीज़ का आंसर नहीं होती है, कभी कभार समझौता करना वो एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ होती है। तो क्वेज़ार बोलता है कि फ्यू, आज तक सच में बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अभी अभी हमने दो सूरज को एक दूसरे से बिग बैंग होने से रोका है और एक पूरी की पूरी एंशिएंट सिविलाइजेशन को बचाया है। बहुत जल्द तुम्हें भी इसके अंदर अच्छी चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। कौन, अब क्या तुम मुझे थोड़ी सी सांस लेने दोगे, क्योंकि मुझे दोबारा से जाके प्लैनेट्स को वापसी अरेंज करके अपने सोलर सिस्टम के अंदर लेकर आना है। और इसी की कुछ देर बाद हम ग्लेडोर के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि एकॉन आके कहती है कि क्वेज़ार, दिस इज एकॉन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। तो क्वेज़ार बोलता है कि लाउड एंड क्लियर, रेड वर्ल्ड जो है अब स्टेबलाइज हो चुका है, अब तुम दोनों वर्ल्ड जो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स के ऊपर मौजूद हो और अपने अपने सूरज से अपनी एनर्जीज को ले रहे हो। ये ऑर्बिट को जो है हमने हार्मोनाइज्ड कर दिया है। रेत वर्ल्ड को हमेशा जो है डार्क साइड ही मिलेगी और ग्लेडोर को हमेशा लाइट की साइड ही हमेशा मिलेगी। इस तरह रेत की पावर्स भी वापसी लौट जाएंगी और वो तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, और इस तरह जिस तरह तुम्हारी दुनिया चलते हुए आ रही थी वो उसी तरह चलती रहेगी। क्वीन ब्रांडी अपने लोगों को लीड कर सकती है एक पॉजिटिव इमेज के अंदर, जबकि वहाँ पे डायर रेज जो है वो अपने इस पूरे के पूरे एरा को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी तरक्याती काम शुरू कर सकते हैं अपने ब्लैक सन में रहते हुए। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे इनहाइलेटर्स ने सच में एक बहुत ही बड़ा फीट अपनाया है, जहाँ पे उन्होंने इस पूरे के पूरे सन को डिस्ट्रॉय होने से बचाया, एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को बचाया, दो दुनियाओं को जो कि एक दूसरे के दुश्मन थे उनको दोस्त बनाया, एक पूरे के पूरे स्क्रल के खतरे को रोका। तो एक सब देखा जाए तो ये सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसी के बाद कहानी हमारी नोवेयर के ऊपर शिफ्ट होती है, जहाँ पे बेसिकली कॉस्मो जो कि इनकी टीम को ब्रीफिंग वगैरह करता है, वो इनका यहाँ पर स्वागत करता है, वो इस पूरी की पूरी चीज़ को सेलिब्रेट करने के ऊपर लगे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब यहाँ पे सारे के सारे इनहाइलेटर्स आपस में कुछ बातचीत वगैरह कर ही रहे होते हैं और अपना थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, अचानक वहाँ पे उनको न्यूज़ मिलती है कि वहाँ पे उनके सामने एक और सिग्नल है खतरे का, जिसको उनको पिक किया जा रहा है। और वहीं से कॉस्मो बोलता है कि ओ लगता है एक बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म का ब्लैक होल जो है उसका अटैक किया गया है गैलेक्सी K123 के ऊपर। लगता है कि कॉमरेड्स आज तुम लोग के लिए कोई पार्टी वार्टी नहीं होने वाली है। मेरा नाम है वेंडल वॉग और मुझे क्वेज़ार के नाम से जाना जाता है, और ये है मेरी टीम जो कि अपने साथ ऑसमनेस को लेकर आती है, और वो मैं भी लेकर आता हूँ। कोऑर्डिनेट्स प्लीज़ कॉस्मो, क्या तुम हमें बताओगे नहीं कि हमें कहाँ जाना है। एनालिटर्स, तो क्या कहते हो फिर, हमें इस खतरे को भी चेक करना चाहिए। दी एंड। सो गाइज, यहाँ पे हमारी इनहाइलेटर्स की लिमिटेड सीरीज का एंड होता है, जो कि हमारे पास 4 इश्यूज़ के अंदर मौजूद थी। अब इन 4 इश्यूज़ को अगर देखा जाए तो ये 4 इश्यूज़ के अंदर बहुत ही अच्छी किस्म की हमें स्टोरी दिखाई गई। इसके अंदर स्टोरी, एक्शन और सारी की सारी चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इनहाइलेटर्स की सीरीज़ को देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये इतने ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स की एक टीम है कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको सही तरीके से राइट किस तरह से किया जाए। मतलब अगर इतने ज़्यादा पावरफुल हीरोज़ हैं तो इसके सामने विलन की भी कोई ऐसी तगड़ी चीज़ होनी चाहिए थी। और मैं कहूँगा कि इस स्टोरी के अंदर मुझे विलन वाला एस्पेक्ट जो है थोड़ा कमज़ोर लगा। लेकिन यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा स्क्रल वाला ट्विस्ट था कि किस तरीके से इसको सीक्रेट इन्वेजन और पूरे के पूरे गैलेक्टस ने जब उनके होम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करा उसके साथ जोड़ा गया, तो वो चीज़ मुझे इस पूरी की पूरी स्टोरी की काफ़ी ज़्यादा औसम लगी और उसी से मेरा इस पूरे के पूरे कॉमिक्स के अंदर इंटरेस्ट बढ़ा भी है। अभी के लिए हमारे पास इनहाइलेटर की सीरीज़ यहाँ पे एंड होती है, लेकिन अभी हमारे पास इनहाइलेटर का इसका अगला लिमिटेड सीरीज़ भी है, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से इनहाइलेटर जो है वो बेसिकली अर्थ के ऊपर आएंगे और एक गलत फहमी की वजह से उनका मुकाबला एवेंजर्स से होने वाला है। तो वो पूरा का पूरा स्टोरी आर्क भी बहुत ज़्यादा औसम है, जिसको मैं कुछ टाइम में आपके साथ दोबारा शेयर करूँगा जब वो हमारी टाइमलाइन के अंदर आएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट डाउन करके ज़रूर बताया करें कि आपको हर एपिसोड कैसा लगा है। आपके कमेंट को पढ़ने के बाद ही मुझे मोटिवेशन मिलती है इस तरह की ऑसम वीडियोस को डेली बेसिस पे बनाने के लिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल कॉमिक्स को डेली बेसिस पे और संडे वाले दिन DC की कॉमिक्स को शेयर कर रहे होते हैं। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।